बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। 35वें नेशनल गेम्स का बाकायदा कराची में आगाज़ हो गया। इससे गेम्स की अगर हम बात करें तो 32 गेम्स हैं और 24 वेन्यूज़ पर ये मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं। कल इसकी इफ्तिताई तकरीब नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में मुनक्किद हुई और जहाँ पर इसका बाकायदा इफ्तिताह बिलावल भुट्टो ने किया। और जिस तरह उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि इस रोशनियों के शहर में हमने देखा कि एक दफ़ा फिर 18 साल के बाद एक खेलों में रोशनी फैलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ कराची की और भी बात कर लें खेलों के हवाले से तो कराची ब्लूज़ ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। कल वो टीम एयरपोर्ट पहुंची जब फाइनल मुकाबला जीत कर, तो हमने देखा घर से कि तमाम ही अहदेदारान वहाँ पर मौजूद थे उन्हें रिसीव करने के लिए। एक अच्छी चीज़ हमने देखी कि वहाँ पर, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी टीम जीत कर आ रही होती है ना, तो उसे रिसीव करने ख़ासकर एसोसिएशन के लोग नहीं पहुँचते, लेकिन ये चीज़ कल बेहतर रही और वहाँ पर हमने देखा एयरपोर्ट पर तमाम ही अहदेदारान वहाँ पर मौजूद थे। आज इस पर बात भी करेंगे। उसके अलावा मार्शल आर्ट पर भी बात रहेगी अपने शो के अंदर और हमारे साथ आज मेहमान स्टूडियो पर तशरीफ़ रखते हैं। बदियुज़्ज़मा साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो तशरीफ़ रखते हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ नौरिश खान मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, उनसे भी आज बहुत कुछ बात भी रहेगी। इसके अलावा ग्रैंड मास्टर रिजवान मुस्तफ़ा ज़ुबैरी साहब भी हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनसे भी आज बात करेंगे। 1993 से अगर हम देखें तो 1983 से इन्होंने अपने मार्शल आर्ट का आगाज़ किया, एकेडमी कायम की और उस वक्त से अब तक ये बच्चों को मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं रिजवान ज़ुबैरी साहब की तरफ ही चलता हूँ। रिजवान ज़ुबैरी साहब है, जिस तरह आपने 1983 से आगाज़ किया, तो आप समझते हैं कि आपने वो काम कर दिया, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अब स्कूलों के अंदर मार्शल आर्ट्स हर बच्चा खेलता नजर आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले मैंने आगाज़ किया 1980s के अंदर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के स्कूल्स के साथ, और मैंने तकरीबन कोई 15-16 साल मुसलसल तरबियत फ्री ऑफ कॉस्ट दी वहाँ पे। उसमें छोटे बच्चे और बच्चियाँ शामिल थी, जो आज माशाल्लाह वो बच्चे जो हैं वो बहुत सारे एसोसिएशंस के हेड बने हुए हैं और ऑफिशियल पोजीशंस में हैं। स्कूलों में सिखा रहे हैं मार्शल आर्ट, यूनिवर्सिटियों में सिखा रहे हैं मार्शल आर्ट्स, और कुछ ने PhDs कर लिया है, कुछ डायरेक्टर्स बन गए हैं। आप ये समझें कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के। तो डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी और फिर उसके साथ साथ सेल्फ डिफेंस का जो मिलाप मैं अपनी ट्रेनिंग में करता हूँ ना, वो मुझे नज़र आता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। इसके साथ साथ मेरा सेंटर चल रहा है, मैं प्राइवेट भी कोचिंग कराता हूँ लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हैं और कोशिश मेरी यही है कि मैं अपनी कम्युनिटी को, पाकिस्तान को कुछ दूँ। और चलें कुछ दूँ पाकिस्तान को, और इसी पे मैं कंटिन्यू इसी चीज़ को लेके चलूँगा मार्शल आर्ट्स को। और इस पे मैं नौरिश खान से भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि स्कूलों की सतह से शुरू हुआ है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर मार्शल आर्ट अच्छे अंदाज में ख़वातीन ख़ासकर इस पे आ रही हैं। इस पर क्या कहोगी? ख़वातीन का रुझान अब मार्शल आर्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा है और टाइटल भी पाकिस्तान के लिए जीत कर आ रही हैं। देखिए, इसका तो मैं खुद फर्स्ट हैंड इसको मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मेरी अपनी छोटी बहन के भी स्कूल में इसको काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है और वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा इस पर इन है और बहुत इंटरेस्टेड है और आके बता रही होती है कि किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो आई वुड फुली इंडोर्स व्हाट यू जस्ट सेड। और इसमें ऑफ कोर्स काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे इन्होंने ही वेरी ब्यूटीफुली समराइज्ड के माइंड और बॉडी की जो एक डेवलपमेंट होती है, उसके साथ साथ अगर आप सेल्फ डिफेंस को इनकॉर्पोरेट कर दो ना, तो एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर आ जाता है तीनों चीज़ों का। तो वो आपको एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है और आपको आपकी ज़िंदगी एक अच्छे अंदाज में गुजारने में बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो बेनिफिट करता है। दूसरा, आपने बात की कि नेशनल लेवल पे किस तरीके से ख़वातीन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आई थिंक दिस इज़ अ ब्रेक थ्रू इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन पाकिस्तान इज़ वेल। और जिस तरीके से विमेन की रिप्रेजेंटेशन हो रही है क्रिकेट में भी हमने देखा काफ़ी आगे निकल गए, स्पेशली जब से सना मीर ने ICC हॉल ऑफ फेम में अपना नाम एच किया, उसके बाद जिस तरीके से चीज़ें जा रही हैं, तो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला है। फिर ख़वातीन ने वैसे भी एथलेटिक्स में हमेशा से अपना लोहा मनवाया है। अगर आप नसीम हमीद को देख लें, इसके अलावा और भी हमारी बहुत अच्छी चीज़, हमारे एक स्विमर है, मुझे इस वक्त उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट एक किरण या उन्होंने जिस तरीके से स्विमिंग के शोबे में हमें वो किया। फिर महानूर हैं हमारी जो बैडमिंटन नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो हमारी लड़कियां हमेशा जो है आगे रही हैं, बस प्लेटफॉर्म की चलो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। बदी साहब हमेशा कवर भी करते रहते हैं और मार्शल आर्ट को। बदी साहब क्या कहेंगे इस मार्शल आर्ट गेम को? देखिए, मार्शल आर्ट का गेम एक ऐसा है, हम बहुत सारी जगहों पे, कराची में अगर आप देखें सिंध स्पोर्ट बोर्ड में आप चले जाएं, वहाँ पर तो बाकायदा तौर पर इसकी क्लासें होती हैं और वहाँ पर
जो छोटे बच्चे अभी हमने देखे हैं ऐसे ऐसे कि 5 से 7 साल के बच्चे जो हैं वो ये चीज़ें सीखने आते हैं और उनके वालिदैन खुद लेकर आते हैं। असल मसला ये है कि इससे ना सिर्फ आपकी फिजिक्स सही होती है बल्कि आपको जो है अपनी जो डिफेंस करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। फिर स्कूल लेवल पे आप चले जाएं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो वहाँ पर ये चीज़ें अब सिखाई जा रही हैं और ये बेहतरीन खेल है। और ज़्यादातर हम बात कर रहे होते हैं, कभी क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं, दूसरे खेलों की बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये खेल जो है मार्शल आर्ट का, जिसमें कराटे भी आते हैं, जुजुत्सु भी आता है और चीज़ें भी आती हैं, तो ये बेहतरीन है। चलें बेहतरीन है, इस पे इसी पे मैं कोरियन खेल है ये, और मैं ज़रूर आपसे इसके बारे में पूछना मैं चाहूँगा। आपको एक बात बताऊं, जितना भी मार्शल आर्ट है ना वो सब एक जैसा ही है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या है कि हर मुल्क ने उसको एक अपना अंदाज़ दे दिया है और अपना एक नाम दे दिया है। मिसाल के तौर पर हम जब बात करें कि जापान में किस नाम से होता है, पॉपुलैरिटी किस नाम से, तो वहाँ जूडो के नाम से है और कराटे के नाम से है। अब कराटे के अंदर ही 70 तरह के, कम से कम 70 तरह के सिस्टम्स जो चलते हैं। इसी तरह से कोरिया में इसका नाम टैekwondo दिया गया, चाइना में इसका नाम वुशु या कंफू दिया गया। तो लोगों ने इसको बड़ी शाखें निकल गई बड़ी हैं। शाखें निकल गई हैं, यानी कि स्टाइल कहते हैं वे ऑफ प्रैक्टिस को, यानी मश्क करने के अंदाज को। और ज़ाहिर है कि जब आप जिस अंदाज से मश्क करते हैं वो फिर जो है ना वो डेवलपमेंट का कराती है। ज़ाहिर है उसके पीछे जिन मास्टर्स का या जिन ग्रैंड मास्टर्स का हाथ होता है कि भाई हमने किस किस तरीके से इनकी माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना है, इनको सुकून में लाना है कि ये वायलेंस क्रिएट ना करें, सोसाइटी के अंदर ह्यूमैनिटी पैदा करें, पीस पैदा करें और एक अच्छे शहरी बने। असल तो मकसद इसका यही है और ये डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं है ये चीज़। अच्छा, साथ साथ मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स ने आपको साउथ एशिया का जो हेड मुकर्रर कर दिया है और अभी पिछले दिनों ही इसका बाकायदा जो है मुआहिदा भी हुआ है। क्या कहेंगे इस पे कि क्योंकि अगर वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स पे काम कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में अगर हम मार्शल आर्ट्स हो रहे हैं तो उसको आप साउथ एशिया पे आपका हेड मुकर्रर होने के बाद कितना काम करने जा रहे हैं आप साउथ एशिया के अंदर? देखिए, इस वक्त मैं इंडिया में इसकी ब्रांच कायम कर चुका हूँ। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट नेपाल है। नेपाल के बाद मेरी इंडोनेशिया में बातचीत चल रही है और मलेशिया में। ठीक है, तो ये 3-4 मैं इंशाल्लाह ये बाय द एंड ऑफ दिसंबर इनको फाइनलाइज़ कर दूंगा। वहाँ पे जो भी हमारे इन कांटेक्ट में जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं ना, उनके जो हेड्स हैं उनसे मेरी बातचीत चल रही है। अब कौन इस बात पे राज़ी होता है कि हाँ जी वो इस प्लेटफॉर्म को अपनाएगा और करेगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़े हीरो का प्लेटफॉर्म है। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन हुआन जंग ली, जो कि जिन्होंने समझ ले कि 1970s के अंदर जो मार्शल आर्ट्स की मूवीज़ थी उसमें एज ए विलन का किरदार अदा किया और आपको हर जगह जैकी चैन, ब्रूस ली और हर एक के साथ वो बाकायदा नज़र आएंगे। नाउ ही इज़ वेरी ओल्ड, वेरी सिक। और मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं इस दफ़ा जब कोरिया उनके हेड ऑफिस गया, उनसे मिला, मुलाकात की, तो उन्होंने बहुत मुझे पजीराई की कि यार आप बहुत ज़्यादा इस पर काम करो। उन्होंने पूरा मेरा इंटरव्यू लिया कि आप किस तरीके से इंसान को सिखाते हैं और पाकिस्तान में इसका क्या स्टेटस है और किस तरीके से आप अपनी तरबियत लोगों को दे दें। तो मैंने सारा उनको एक्सप्लेन किया कि हमारा ये सिस्टम चलता है इस तरीके से। फिर ज़ाहिर है कि ये इसकी बात की, उन्होंने कहा कि यार आप हमारी इस फेडरेशन को थोड़ा सा दुनिया में फैलाएं। वैसे तो वो काम कर ही रहे हैं कोरिया में और दूसरे मुल्कों में, उनका अमेरिका में साइड पे काम ज़्यादा है, लेकिन एशिया के जो छोटे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें उन्होंने मुझसे ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट। अच्छा, एशिया के अंदर अभी आपने कोई बाकायदा तौर पर कोई मीटिंग अरेंज की है तमाम ममालिक के अंदर जो साउथ एशिया के अंदर ममालिक हैं? जी हाँ, हमारी असल में 2-3 फेडरेशन के साथ मेरे रबते हैं। अभी एक ग्लोबल ट्रेडिशनल टैekwondo फेडरेशन है साउथ कोरिया की और अमेरिका में बेस्ड है वो लोग। उनका एक पूरी समिट हुई थी कोरिया के अंदर, 1 वीक की समिट थी, वो मैंने अटेंड की। उसमें तकरीबन कोई 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स थे वो मौजूद थे और हमने सब मिले। उसमें एशिया का भी एक पूरा सेक्टर था, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और हर जगह के यानी कि नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे और हम सब ने मिल के वहाँ प्रैक्टिसेस की। बड़े बड़े दुनिया के जो ओलंपिक थे जिन्होंने वर्ल्ड पे अपना नाम पैदा किया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टैekwondo के अंदर एक रिवीजन लेके आएँ, जो इसकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनको इन्हांस करें। यानी टाई का मतलब होता है किक, क्वान का मतलब होता है पंचिंग और डो का मतलब तरीक़ेकार। किस तरीके से हम जो है ना इस चीज़ को डेवलप करो, इंसानियत को फैलाएं, वायलेंस को कम से कम करें। तो ये इस पे ज़्यादातर ये फेडरेशंस जो है ना आजकल काम कर रही हैं और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को इन्हांस करने में लगे हुए हैं कि भाई इंसानियत जो है ना उस पर ज़्यादा काम, इंसानियत के ऊपर ज़्यादा काम होता है। बदिर जुमा साहब, आपकी तरफ और
क्योंकि रोशनियों के शहर में रोशनियां फैला दी हैं कराची ब्लूज़ के खिलाड़ियों ने। एक वक्त ऐसा था, हम और आप सभी तनकीद कर रहे थे जब नर्सरी कहलाने वाले क्रिकेट को चादर ट्रॉफी से बाहर किया गया। आज वही टीम फाइनल जीत कर आई है सियालकोट के ख़िलाफ़ 218 रन से। कल बाकायदा हमने देखा कि उसका जो है एयरपोर्ट पर उनका एक वाला ना इस्तकबाल भी हुआ। तो कैसा देखते हैं ऐसे खिलाड़ियों को, जो मैं समझता हूँ कि सीनियर जूनियर का कम्बिनेशन था और टीम ने टाइटल जीता। देखिए पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर कराची में अगर आप देखें तो यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ बड़े बड़े बल्लेबाज भी पैदा हुए, फिर यहाँ पर विकेट कीपर आप देखें, उसके अलावा जो बॉलर्स हैं वो भी यहाँ से बड़े नामवर जो हैं बॉलर्स जो हैं वो निकले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो कायद ट्रॉफी से कराची की टीम को बाहर करना एक थोड़ी सी ज़्यादती ज़रूर थी। देखिए एडवांटेज दिया जाता है कि अगर एक साल आप बहुत नीचे थे तो उसकी बिना पर आपने उसको अगर बाहर कर देना तो अच्छी बात नहीं, लेकिन अच्छी बात है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने एक स्टैंड लेकर उनको दोबारा मौका दिया और उन्होंने इसको साबित किया। अब देखिए 10 बार कराची ब्लूज़ की टीम जो है वो काज़म ट्रॉफी जीत चुकी है और टोटल हमारी जो कराची की टीम है 22 मरतबा जो है वो ये टाइटल काज़म ट्रॉफी का जीत चुकी है। क्योंकि ऐसी टीमों को बाहर करना मेरे ख्याल में वो सही फैसला नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने बैट से, बॉल से और जिस तरीके से खिलाड़ियों ने अपनी कारकर्दगी से जवाब दिया, और यकीनी तौर पर जो है वो आने वाले जो खिलाड़ी है उनको भी जो मोटिवेशन मिलेगी। जिस तरीके से साद बेग 90 के कप्तान थे, उन्होंने जिस तरीके से पूरे इवेंट में 1000 रन बना दिए, ये बड़ी बात थी। फिर साकिब खान ने 47 का रिकॉर्ड किया, उन्होंने बड़ी अच्छी। फिर फजल लड़का है, उसने बड़ी अब्दुल्ला फजल उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो हमारी जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट को जब तक आप तरजीह नहीं देंगे ना तो आपके पास जो है ना वो प्लेयर्स जो है वो आएंगे नहीं। अब देखिए इंडिया में अभी शुरू होने वाला है उनका डोमेस्टिक सीजन, उन्होंने तमाम ही खिलाड़ियों से, बड़े बड़े खिलाड़ियों से कह दिया कि भाई आपने तमाम जो फारिग होंगे वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। हमारे यहाँ कोई डोमेस्टिक क्रिकेट को पूछता नहीं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल हुआ, मुझे पता है और आपको पता है कि फाइनल हुआ, किसी को नहीं पता फाइनल हुआ। चेयरमैन साहब जो हैं वो उस दिन गए जिस दिन फाइनल की तकरीब थी, और आपकी सिलेक्शन कमेटी को भी नहीं पता होगा कि भाई फाइनल। अच्छा, सिलेक्शन कमेटी का आपने जिक्र किया, मैं ज़रूर इस पे बात करना चाहूँगा आपसे। साकिब खान 47 विकेट, उस्मान अली 48 विकेट्स, और मैं समझता हूँ कि अगर टेस्ट फॉर्मेट के अंदर 5 दिन की क्रिकेट के अंदर इन्होंने आउट किए हैं तो रिदम यकीनन होगा, फिटनेस लेवल अच्छा होगा। तो हम अभी वही T20 और वनडे मैचेस, जो बल्कि वनडे भी ना गए, हम तो T20 फॉर्मेट पर प्लेयर सेलेक्ट करते हैं। अभी भी हमारे पास है टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक फुकदान नज़र आ रहा है फास्ट बॉलर्स का। माजी 2Ws के साथ हमें मशहूर था, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास कोई लंबे अरसे तक वाला ऐसा कोई फास्ट बॉलर आया हो जो कंटिन्यू विकेटें लेता रहा। मिचेल स्टॉक की अगर बात करें, 414 का विकेट वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा, 415 विकेटें हासिल उन्होंने कर ली, लेकिन उन्होंने फोकस टेस्ट क्रिकेट के अंदर रखा। अब हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है, चाहे वो आप शाहीन को ले लें, नसीम को ले लें, हसनैन को ले लें, कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है हमारे पास जो लंबे टर्म तक टेस्ट क्रिकेट में इस फॉर्मेट के अंदर कई रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट के अंदर बना सके विकेट लेने का। आप मौका नहीं देते। देखिए मोहम्मद अब्बास ने पूरे इवेंट में कैसी बॉलिंग की है, जबरदस्त बॉलिंग की। वो यहाँ से जब वहाँ से स्पेशल इंग्लैंड से यहाँ आता है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने, और यहाँ भी आउट करता है, फिर जाके काउंटी क्रिकेट खेलता है, वहाँ भी आउट करता है। मूसा खान को देखें, उसने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। अगर एक प्लेयर को तीनों फॉर्मेट खिलाने हैं तो वो किसी का नहीं है। अभी ये भी जो फास्ट बॉलर आपके हैं, इनसे 5-5 ओवर कंटिन्यू करा के देख लें, 6 ओवर कंटिन्यू, ये हाँप जाएंगे, फिर बाहर आराम करने के लिए आएंगे, फिर अंदर जाएंगे। तो असल मसला देखें, मिचेल स्टार्क की आपने बात की, मिचेल स्टार्क जो है वो पैसे की पीछे नहीं भागा, उसने जो है T20 क्रिकेट छोड़ दिया। हालांकि जितना पैसा, जितना फेम T20 में है वो टेस्ट में नहीं है, लेकिन उसने कहा मैं टेस्ट खेलूंगा, उसने T20 को छोड़ दिया। और आप देखिए किस तरीके से उसने परफॉर्म किया है। तो यही होता है कि एक मैच में वो 10 विकेटें करता है, दूसरे मैच की पहली इनिंग में 6 आउट कर जाता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, हमें हमारे जो सिलेक्शन कमेटी है इसको सोचना चाहिए कि भाई हमें टेस्ट फॉर्मेट के बॉलर्स को अलग, फास्ट बॉलर को रखना चाहिए, T20 को अलग रखना चाहिए। एक अलमिया अलग है, उस पर मैं बात ज़रूर आपसे करूंगा इस वक्त बदियुज्जमा साहब, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, क़ायद आज़म ट्रॉफ़ी के हवाले से, प्लेयर्स के हवाले से खासकर बात कर रहे थे जो क़ायद आज़म ट्रॉफ़ी में कराची ब्लूज़ की जानिब से जिन्होंने परफॉर्म अच्छा करते हुए दिखाई दिए हैं। बदियुज़ ज़मान साहब, प्लेयर्स पे बात हो रही थी और साथ साथ सेलेक्टर्स की बात हो रही थी कि फ़ाइनल मैच में कितने सेलेक्टर मौजूद थे, किन्होंने यहाँ पर साकिब खान को तराशा, जिन और उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जिस तरह अब्दुल्ला फजल ने बैटिंग की उसके हवाले से बात कर लें। फिर हारून रशीद का जिक्र करना मैं ज़रूर समझूंगा क्योंकि पहला मैच और आखिरी मैच दोनों में सेंचुरी स्कोर की उन्होंने। क्या कहेंगे खासकर इन नए टैलेंट के हवाले से? देखिए, मसला सारा ये है कि शहजादा भाई, हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेट है इसको फॉलो कोई नहीं करता। आपने खबर दे दी, मैंने खबर दे दी, या थोड़ी अखबार में खबर छप गई, तो ये चीज़ें होती हैं। जब तक आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को जो है मौका नहीं देंगे, तो फिर आपकी क्रिकेट आगे कैसे बढ़ेगी। अभी माज सदाकत ने एक एशिया कप में वहाँ पर अमेजिंग था, उसमें परफॉर्म किया तो वाह 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 हो गई। वो भी इसलिए कि हाईलाइट चैनल्स मैचेस दिखा रहा था और सामने सब कुछ हो गई। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर सामने ही नहीं आता। अब मुझे क्या बताएं, 1000 रन करने के बाद 7 बैग क्या आप टीम में आ जाएगा? 47 विकेटें, 48 विकेटें, 50 विकेटें लेने वाला प्लेयर क्या एकदम टीम में आ जाएगा? उसको कुछ जान ही नहीं रहा। असल में आपकी सिलेक्शन कमेटी जो है वो बंद कमरों में बैठकर टीम की सिलेक्शन करती है। उनको आपने जाके बता दिया कि भाई ये लड़का जो है अब्दुल्ला है, ये जो है फुरकान है, ये जो है वो है, तो उसको उसी के ऊपर टीम बना देते हैं। हाँ भाई, ये बड़ी अच्छी बात की, इस पे टीम बचे नारिशान, इसी पे टीम पे हम आए। और क्योंकि अभी हमने बात की मिचेल स्टॉक की, और अगर हम उस पर बात कर लें तो हमारे पास जो प्लेयर्स हैं इस वक्त करंटली फास्ट बॉलर, हमने कुछ देर कबल वसीम वक्कार की बात की कि वो बॉलर थे जो रिकॉर्ड्स बनाया करते थे फास्ट बॉलर। लेकिन हमारे बोर्ड का तो रुझान जो है अब चेंज हो गया है। अब वो फोकस स्पिनर्स पे कर रहे हैं, तो फास्ट बॉलर कैसे आएंगे? अभी थोड़ी देर पहले मोहम्मद अब्बास की बात हो रही थी, इसमें मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास। मीर हमजा हमारे पास मौजूद हैं, खुर्रम शहजाद अच्छी परफॉर्मेंस करते रहे, आमिर जमाल अच्छा परफॉर्म करते रहे। फिर करंटली अगर देखें तो साकिब खान, उसके साथ साथ उस्मान अली जिन्होंने 48 विकेट हासिल किए हैं। तो इन प्लेयर्स का मुस्तकबिल क्या है? शाहनवाज दानी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते रहे लेकिन उन्हें भी कोई पूछता नहीं रहा। फिर अगर हम देखें तो बहुत से प्लेयर्स के साथ जाती भी होती रही, उनमें एक ताबिश खान भी है कराची की, 38 साल की उम्र में उन्हें भी डेब्यू कराया गया था और मैं समझता हूं कि शायद उनके साथ जाती थी। फिर अगर करंटली देखें तो हमारे पास 2 ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिन्हें हम मौका दे सकते हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए और आप उन्हें परफेक्ट करते हैं, मीर हमजा और मोहम्मद अब्बास। लेकिन ऐसी विकेटें हमें बनानी पड़ेंगी अपने मुल्क के अंदर। देखिए, जो आपने आखिरी बात की ना, वही आई थिंक सब चीज़ का वो है कि हम विकेट्स ऐसी बनाएं। एशेस चल रहे हैं, अभी रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। अभी रिसेंटली शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच इन द हिस्ट्री ऑफ एशेस खेला गया 2.5 डेज में, जो ख़त्म हो गया। तो मिचेल स्टार्क ने पहले दिन ही जो है वो 7 विकेट्स ले ली। रिसेंटली रूट ने अपनी पहली ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे सेंचुरी बनाई है। तो हम लोग उस इन्वायरमेंट से अपनी क्रिकेट को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट दैट्स डिफरेंट। ठीक है, तो उधर तक कंपेयर करने के लिए पहले हमें अपने आप को उतना कंपैटिबल करना होगा, एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए, काफ़ी चीज़ें आती हैं। पहली बार हम लोग अभी देख रहे हैं कि इमर्जिंग एशिया कप में जिस तरह से हमारी टीम ने परफॉर्म किया, उससे पहले हांगकॉन्ग 6 में जिस तरह से हमारी टीम ने परफॉर्म किया, उसको भी अगर हम साइड पे रखें, जब हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं ना, तो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द क्रिकेट दैट यूज्ड टू बी प्लेड 10 to 20 years ago। तो उसके लिए ना आपके पास आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा कोई रूम है कि आप अपनी यंगस्टर्स को मौका ना दो। यू डोंट रियली हैव मच ऑफ अ चॉइस, क्योंकि जब यंगस्टर्स जो है ना, उनका माइंडसेट मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से अडेप्ट हुआ है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर क्रिकेट मॉडर्न डे की देखी है। अगर हम देखें थोड़ी सी, अगर मैं इसको एग्जांपल देना चाहूँ, तो पहले 10-20 साल पहले अगर आप मुझसे कहते कि डेथ ओवर्स की शायद उतनी इंपॉर्टेंस होती, बट उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी जितनी आजकल हो गई है डेथ ओवर्स की। पावर प्ले की यूटिलाइजेशन 10 से 20 साल पहले शायद उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी अब हो गई है। अब तो आप 70% मैच वैसे ही हार जाते हो अगर आप पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं कर पाते, डेथ ओवर्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते। इसके अलावा 10 to 20 years ago एक इकोनॉमी, अगर एक बॉलर की 6 to 7 की इकोनॉमी होती थी तो उसे बहुत बुरा समझा जाता था, एक्सपेंसिव समझा जाता था। अब अगर किसी बॉलर की 6 to 7 की इकोनॉमी हो तो वो एक अच्छा बॉलर समझा जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंसेस हैं, और इन डिफरेंसेस को अडेप्ट करने के लिए आपको अपनी टीम का माइंडसेट, अपनी टीम की जो सिलेक्शन की डायरेक्शन है ना, वो चेंज करनी होगी। और वो कब चेंज होगी? जब आप अपने यंगस्टर्स को मौका दोगे। इमर्जिंग एशिया कप में परफॉर्म किया, सबने देखा माज सदाकत ने कैसे परफॉर्म किया, ताबिश खान का आपने जिक्र किया, उन्हें मौका नहीं दिया गया।
हम इतनी जगह जिक्र करें, जमान खान का मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्यों बिठा दिया गया। यही मूसा खान हमारे बिल्कुल पास मूसा खान हमारे पास हैं, और अभी रिसेंटली अली ज़रियाब हमारे पास इतने अच्छे बैटर हैं। मतलब अगर मैं थोड़ा कंपेयर करूं तो अली ज़रियाब और हमारे पास अभिषेक शर्मा, दोनों ने एक साथ ही अपना डोमेस्टिक बिल्कुल, में अली डेब्यू अली किया था। ज़रियाब का आपने जी। जिक्र किया तो मैं शाज़ेब का भी जिक्र कर बिल्कुल। लूँ, जिसके लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर जो है बुला लिया, और सरफराज अहमद उन पे काफ़ी काम करेंगे, क्योंकि टैलेंट हमारे पास मौजूद है। और मैं बदी साहब से ये जरूर पूछूंगा शाज़ेब के हवाले से कि शाज़ेब जहाँ पर अंडर 19 में परफॉर्म करता है, सेंचुरी पे सेंचुरी स्कोर करता है, फिर हमने देखा कि उसको मंजर से गायब हो जाता है, लेकिन फिर आके थोड़ा परफॉर्म करता है, तो यहाँ फिर सरफराज का रोल नज़र आया। उन्होंने ग्रास रूट लेवल से एक दफ़ा फिर फोकस दिया इन प्लेयर्स के लिए, जिस तरह अली ज़रियाब की बात करी, उसी तरह शाज़ेब पर उन्होंने फोकस किया, उन्होंने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बुला लिया। अब यकीनन उस पर काम होगा तो एक अच्छा बैटर निकल कर आएगा। उसने बड़े मैचेस के अंदर सेंचुरियां स्कोर की हैं। देखिए, आप मुझे ये बताएं कि आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्यों बनाए? लाहौर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्यों है वहाँ? इसके बदले में आपने फैसलाबाद में भी बना दिया, फिर आपने मुल्तान में बना दिया, अभी कराची में भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है ये मुझे बताएं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर का काम ये होता है कि किसी भी, अभी जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट हुई, इसमें से 10 से 12 या 15 लड़के जो बेस्ट होते हैं उनको आपने लिया, उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में गए, बैटर से उनकी टेक्निक सही करवाई, बॉलर से जो कोचिंग होते हैं, बॉलिंग कोच, उनसे उनकी टेक्निक बेहतर कराई, तो ये आपके प्लेयर तैयार होते हैं। दुनिया भर की जो क्रिकेट बोर्ड है वो इससे अपनी टीमों को तैयार करते हैं। हमारे यहाँ तो किसी को पता ही नहीं होता है ना जी कि डोमेस्टिक क्रिकेट है क्या। हम आज दिन तक मुझे बताएं कि डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस से सवाए साहबजादा फरहान भी, वो भी कोई 5 साल बाद परफॉर्म करता रहा, तो उसके बाद आया डोमेस्टिक यहाँ पर तो फवाद आलम भी परफॉर्म करते रहे, वापस आए। कोई नहीं आया। असल में यहाँ ये है, पीएसएल में 2 अच्छी इनिंग्स खेलो, पाकिस्तान टीम में आ जाओ, कैब ले लो। ये हमारे यहाँ इसकी मिसाल हमारे सामने आई है ना, हसन नवाज को हमने मौका दिया, फिर किस तरह वो फ्लॉप हुए नजर आया। एक ओपनर है, मेरी बात सुने, हसन नवाज ओपनर है, उसको आपने 6 नंबर पे खिला के जाया कर दिया। आपकी टीम में मिडिल ऑर्डर कहाँ है? नहीं है। आप मिडिल ऑर्डर पे खिला रहे हैं। रिजवान और बाबर जो है वो मिडिल में खेलते थे, आपने उनको भी ओपनर बना दिया। फखर जमान को आप 7वें नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं, तो आप ये बता, उस्मान खान को 5 छठे पे बैटिंग करें। जो ओपनर है वही हमारा मिडिल ऑर्डर है, जो मिडिल ऑर्डर है वही हमारा ओपनर है। इस पे मजीद रहेगी, इस पे रहेगी। यहाँ पर रिजवान मुस्तफा जुबैरी साहब की तरफ, क्योंकि आपने थोड़ी सी मॉडर्न की बात की, तो इसमें भी, इस खेल के अंदर भी बड़ी जिद्दत आ गई है। यहाँ पर मैं जरूर पूछना चाहूंगा आपसे जुबैरी साहब है कि कितनी टेक्निक्स नई आ गई हैं इस गेम के अंदर, क्योंकि बहुत से टेक्निक्स पे आप भी काम करते रहे। देखें, अभी जो इस वक्त फोकस पूरी दुनिया में आ रहा है ना, वो taekwondo के अंदर हम देखें तो जो इसकी सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स है ना, उस पे ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। उसके प्रोफेसर्स हायर हो रहे हैं, पूरी जो हमारा हेडक्वार्टर है कुकी-1 में, और WT के अंदर भी प्रोफेसर्स हायर हो रहे हैं, और ये जो हमारी ग्लोबल ट्रेडिशनल taekwondo फेडरेशन है, इसमें भी प्रोफेसर इसके ऊपर हायर हो रहे हैं। और वो पूरी ट्रेनिंग का, पूरी यानी जो मास्टर इंस्ट्रक्टर कोर्सेज होते हैं ना, हमारे पूरे वीक के होते हैं, उसमें फिर वो लाइसेंस जारी करते हैं कि नाउ यू आर ऑथराइज्ड टू टीच एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, और अपने मुल्क के अंदर भी उसका पार्ट बना दिया गया इस चीज़ को बाकायदा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो टेक्निक्स की डेवलपमेंट है, उस पर कोशिश कर रहे हैं वो लोग के बाकायदा नए नए रूल्स लेके आ रहे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुमायाँ हो खेल, और पता चले कि जिसमें ब्यूटी क्या है, यानी दो डिफरेंट स्टाइल्स हैं, उनके अंदर किस तरीके से इसकी सुपेरियरिटी को बेहतर किया जाए। अच्छा सर, पंच टेक्निक्स के हवाले से हमें ज़रूर बताएं। पंच टेक्निक्स का भी ये है कि इसके भी पॉइंट्स होते हैं। ये सोलर प्लेक्सेस, यानी यहाँ गर्दन से लेके और ये नाफ तक का जो एरिया है ना, ये पंचिंग एरिया कहलाता है। फेस पे पंचिंग जो है ना, वो ज़्यादातर मार्शल आर्ट्स में अलाउ नहीं होती, जो स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। और जो फुल कॉन्टैक्ट्स होता है उसमें फिर भी अलाउ होता है, लेकिन जो नॉन कॉन्टैक्ट्स हैं, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, उसमें ये एरिया होता है। और इस एरिया में जितना भी आप पंच स्कोर करते हैं, वो भी मेन टारगेट के ऊपर। और अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्टर्स भी आ गए हैं, तो उसमें भी क्या होता है, जब आप स्ट्राइक करते हैं बाकायदा उस पर आवाज़ आनी चाहिए, तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्टर के थ्रू जो है ना पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम। अच्छा जुबैरी साहब, बहुत से टेक्निक्स के साथ साथ आपने मार्शल आर्ट रैंक्स में भी जो 9 दफ़ा डाउन लिया हुआ है, मुख्तलिफ कैटेगरीज आपके पास जो है उन्होंने डाउन लिया हुआ है आपने, तो इस पर क्या आप काम कर रहे हैं मज़ीद? और इसमें मेरी कोशिश ये है कि मैं डेवलप कर रहा हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान में 2-3 इंस्ट्रक्टर्स हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि अब वो ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुँचें,
तो अभी उनकी उनकी हाई फोकस ट्रेनिंग मेरी में इस वक्त मैं शामिल हो रहा हूँ उनके साथ, और उनको भी बाकायदा वंस इन ए वीक में बुला के ट्रेनिंग कराता हूँ ताकि वो ग्रैंड मास्टर लेवल पे आए, क्योंकि आफ्टर सेवन डांस से ये ग्रैंड मास्टर लेवल शुरू होता है। 7th 8th और फिर 9th, ये 3 ग्रेड्स हैं जिसमें आदमी ये टाइटल ग्रैंड मास्टर का लफ्ज़ अपने नाम के साथ शामिल कर सकता है। और दूसरी बात ये होती है कि जो 10th ग्रेड है यानी 10th डांस का जो सर्टिफिकेशन है वो कुछ स्टाइल्स ने रखी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ taekwondo में ज़्यादातर वो मरने के बाद एजाज़ी तौर पे दिया जाता है ताकि वो यादगार के तौर पर कायम हो जाए। अच्छा, जब से आप काम कर रहे हैं उस वक्त से अगर हम देखें तो अशरफ ताई, नजम खान, ये सब काम करते हुए बिल्कुल दिखाई काम दे रहे करते हुए हैं। करंटली अगर हम देखें तो सिद्दीक इस वक्त काम करता हुआ बहुत नजर आ रहा है। ज़बरदस्त बड़ा ज़बरदस्त काम बेहतरीन। ये करते पैरा पे दिखाई जो दे रहे हैं। काम किया उन्होंने माजूर बच्चों के ऊपर वो आउटस्टैंडिंग है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये बहुत अच्छा इंस्ट्रक्टर है जो कि माजूर बच्चों के ऊपर, और ऐसे बच्चे जो ज़्यादा इंसानियत के साथ इतने ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहते अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, ये उनको भी सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स और ये जो किक्स और पंच का कॉम्बिनेशन है ये सिखा रहा है, और उसको उनको बता रहा है कि अंदर क्विक शार्पनेस के साथ आप कैसे अपने आप को बचाएं और फिर अटैक करें और पॉइंट स्कोर करें। तो ये आउटस्टैंडिंग वर्क, आउटस्टैंडिंग काम होता हुआ दिन। और कुछ कह रही थी आप इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट पे? मैं डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में यही कह रही थी कि प्रॉपर्ली हमें चैनलाइज करने की ज़रूरत है। देखिए, हम लोग बहुत बात करते हैं कि हमारे पास इतना टैलेंट है, लेकिन जब तक हम वैसे डिसीजंस नहीं लेंगे ना, जैसे अभी कुछ अरसा नहीं, ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा जब साउथ अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान का टूर किया था, डोनोवन फेरेरा को उन्होंने कैप्टन बनाया था। इट वाज अ वेरी बोल्ड डिसीजन। उनकी पूरी जो टीम थी दैट वाज अ न्यू टीम, राइट? और वो न्यू टीम में कुछ 1-2 क्विंटन डिकॉक के अलावा 1-2 और थे जो आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे। अदरवाइज इट वाज अ वेरी नॉवल टीम। बाकी जो मुल्क है ना, वो ऐसे एग्रेसिव डिसीजंस, एग्रेसिव तो नहीं कहूँगी मैं, बोल्ड डिसीजंस लेते हैं कि अपने यंगस्टर्स को इतना ज़्यादा बैक करते हैं। हम लोग का क्या है, हम लोग के डोमेस्टिक सीजन तक ही लिमिट हो गए। अब जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप में मैंने कल के शो में भी ये बात की थी कि जो है T20 वर्ल्ड कप के लिए आवाज़ें ये आ रही हैं कि शायद शादाब खान को इंक्लूड कर दिया जाए। आई डोंट थिंक इट वुड बी अ वाइज डिसीजन जब आपके पास सुफियान, मुकीम, फैसल अकरम जैसे टैलेंट मौजूद है। सो देयर इज नो नीड टू इंक्लूड शादाब खान जो कि अभी इंजरी से रिसेंटली वापस आए। आई वुड गो एज फार एज टू से कि T20 वर्ल्ड कप के बाद शायद उनको सोचा जाए कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको मौका दो। चले, इस पे पर इससे कैरियर कितना पहले- रह गया शादाब का ये भी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो शादाब और दीगर नौजवान क्रिकेटर्स के हवाले से ज़रूर बात रहेगी। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल बात हो रही थी शादाब खान के हवाले से, और दीगर अगर हम बात करें तो नौजवान क्रिकेटर्स भी अब कर लेते हैं क्योंकि T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब है, सर पे है। और जिस तरह 4 से 5 प्लेयर्स इस वक्त नज़रों में आए हैं, उन्हें मैं समझता हूं कि अगर सेलेक्टर्स उन्हें अपने कैंप में, क्योंकि वर्ल्ड कप का कैंप भी लगना है, उसके लिए 25 से 30 खिलाड़ियों का इंतखाब भी होगा, तो उसके लिए इन नौजवान प्लेयर्स को कैंप में मदऊ कर लिया जाए, कुछ एक्सपीरियंस दिया जाए। इनमें से अगर देखें तो 1 से 2 मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान टीम के लिए भी जो है अहल साबित हो सकते हैं। इस पे मजीद बात भी नौरिश से करूंगा। नौरिश, क्या कहोगी इस पे? आई थिंक बात वही है, चैनलाइज प्रॉपर करने की ज़रूरत है। आप लोगों को बोल्ड फियरलेस डिसीजंस लेने होंगे, तभी जाके हम देखें। अभी एक बात मैं और कहना चाह रही थी, बीच में से इट स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड, मैं उसको रीइटरेट करना चाहूँगी अभी इस वक्त कि हम लोग अच्छी बात है कि हम सीरीज़ जीत रहे हैं, और अच्छी बात है कि बायलैटरल्स हमारे इसमें आ रहे हैं, लेकिन देखें ऑन पेपर अच्छी चीज़ है। आप अगर अभी भी इसको थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करें तो मसले अभी भी वहीं के वहीं हैं। मिडिल ऑर्डर क्राइसिस सॉल्व तो नहीं हुआ हमारा। डेथ ओवर्स में वी आर लीकिंग अननेसेसरी रन्स। वो मैचेस जो हम डेथ ओवर से पहले जीत सकते हैं वो हम डेथ ओवर्स तक लेके जाते हैं। ज़बरदस्ती में एक सस्पेंस क्रिएट किया जाता है और फंसा दिया जाता है मैच को। तो अभी भी वो मसले वहीं के वहीं हैं। देखें, मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से अगर आपको अडेप्ट करना है तो पावर प्ले और डेथ ओवर्स तो ऐसे डोमेन है जो बेसिक्स हैं, जहाँ पे आपको अपने आप को स्ट्रेंथन करना ही करना है। हम उन 2 डोमेन्स में अभी तक वैसे सक्सेसफुल तो हुए नहीं है, और हम उन डोमेन्स को प्रॉपर्ली टिक ऑफ कर ही नहीं रहे। तो मैं तो इस एस्पेक्ट में सक्सेस काउंट करूंगी। अगर यही
हम 100 बायलैटरल सीरीज जीत जाए, 100 हम वो जीत जाए, लेकिन अगर T20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले ही हमारी ये 2 बेसिक डोमेन्स ही टिक ऑफ नहीं होंगे, तो आई डोंट थिंक T20 वर्ल्ड कप में एशिया कप के फाइनल से कोई डिफरेंस हमें नजर आएगा। तो ये कुछ चीज़ें देखने की हैं। फिर आपने बात की, अभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात हो रही थी, बात ये है कि देखिए क्वांटिटी ओवर क्वालिटी प्रेफर करें हम, जो कि आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी बेनिफिट टू एनी ऑफ अस। वी नीड टू प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है, आई नो हमारे पास पाकिस्तान में माशाल्लाह टैलेंट की कमी नहीं है, बट वी हैव टू नैरो इट डाउन इस तरह से कि एक बैलेंस स्क्वाड बने, यंगस्टर्स पे थोड़ा डिपेंडेंट हो, आप उनको कॉन्फिडेंट दें, बैक करें। मॉडर्न डे क्रिकेट जो है ना, इट्स नो जोक, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द क्रिकेट दैट यूज्ड टू बी प्लेड इन 90s 80s। तो अब अभी तक अगर हम उस माइंडसेट में रहेंगे तो, क्योंकि देखिए मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम मैंने पाकिस्तान का कब ऐसा कोई मैच देखा हो कि जो हम बीपी हाई किए बगैर जीते हो। एज अ फैन अगर मैं बात करूँ, कोई ऐसा मतलब अगर मैं मैच उठा के देखूँ एज अ फैन, तो मुझे नहीं समझ आता कि लास्ट टाइम कौन सा ऐसा मैच था। हाँ, लेकिन मुझे ये जरूर याद है कि हम जीते हुए मैच बहुत वन साइडेड आ रहे हैं, 120 नहीं हमसे चेज हुए। मैं उस चीज़ को रिएट्रेट इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ नहीं सीखा। एशिया कप से पहले तक ट्राई नेशन सीरीज अभी लास्ट ईयर, अभी रिसेंटली जो हमारी हुई है एशिया कप, उससे पहले तक डिसीजंस मुझे अच्छे नजर आ रहे थे। एशिया कप के बाद मुझे वापस से वही डिसीजंस मोनोटोनस डिसीजंस नजर आ रहे हैं। सो हम जब बात करते हैं कि वर्ल्ड क्रिकेट के हिसाब से हमें अपने आप को अडेप्ट करना है, एशेस की बात करते हैं, अगर हम ये ख्वाब देख रहे हैं कि 2000, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड ख्वाब हियर, बट आई थिंक अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में देखें तो ये एक ड्रीम ही लग रही है। अगर 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अब लॉर्ड्स में खेलने का ख्वाब देख रहे हैं, तो हमें अपने आप को पहले वर्ल्ड क्रिकेट के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। अपनी पिचेस को लॉर्ड्स और एमसीजी जैसी बनानी होंगी। मतलब दुनिया पिंक बॉल क्रिकेट में आ गई है, हम अभी तक रेड बॉल क्रिकेट पे ही रेड बॉल क्रिकेट पे हैं, इस पे मजीद क्योंकि हर एक चीज़ बेहतर हो रही है। और साथ साथ यहाँ पर मैं रिजवान मुस्तफ़ा ज़ुबैरी साहब से बात करना चाहूँगा। साउथ कोरिया में होंग जोंग से आपकी मुलाकात हुई और उसके बाद क्या फैसला हुआ है, किस तरह आपने इस चीज़ को लेकर चलना मार्शल आर्ट को मजीद? इस वक्त ये फैसले हुए हैं कि जो ये कोरिया में वहाँ कोशिश ये हो रही है इस वक्त के किसी तरीके से इसको यूनाइटेड नेशन के साथ जो है ना वो रिकग्नाइज़ किया जाए। ठीक है, और इस पे आजकल काफ़ी काम हो रहा है वहाँ पे, तो हम लोग भी इसमें लगे हुए हैं। कोशिश, मेरी मुलाकातें भी हुई हैं, अभी रिसेंटली भी जो एक्टिविटीज़ हमने कोरिया में देखी हैं और उसको किया, तो यूनाइटेड नेशन के जो कमांडर हैं ज़ेवियर टिबर्सन, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया कि जी जो पाकिस्तान में डिप्लोमेसी चल रही है और साउथ एशिया में जो ये डिप्लोमेसी और पीस पे काम हो रहा है उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। और हमारी कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान में अभी फ़ॉरेन टीम्स को बुलाएं यहाँ पे और अपने जो हमारे जो स्कूल्स हैं उनके बच्चों को इकट्ठा करें और एक पूरा, जिसे कहना चाहिए ना, एक 3-4 डेज के करीब जो है वो ट्रेनिंग का हम एक इंतज़ाम जो है ना उनका डेवलप करें। चलें, इस पर बदीर जमा साहब आपकी तरफ नौजवान क्रिकेटर्स पे बात हो रही थी, बदीर जमा साहब, और इस पर मैं क्योंकि कैंप भी लगने वाला है, अब्बास आफरीदी हमारे पास मौजूद हैं, साथ साथ माद सदाकत हमारे पास मौजूद है, अहमद दानियाल हमारे पास मौजूद हैं, फिर साकिब खान ने उम्दा परफॉर्मेंस दी है, साद बेग हमारे पास अच्छे परफॉर्मर नजर आ रहा है। तो क्या कहेंगे इन प्लेयर्स के हवाले से कि कुछ देर मैंने कबल यही कहा कि वर्ल्ड कप का कैंप अगर लगता है तो इन प्लेयर्स को जरूर मदू करने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए एकदम बहुत जल्दी कर रहे हैं आप, ये इन प्लेयर को एकदम जो है अगर पाकिस्तान टीम के कैंप में बनाना ज्यादती होगी उनके साथ भी। देखिए अगर एक प्लेयर परफॉर्मेंस अच्छी कर लेता है, उसको 2 मैच खिला देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो परफॉर्म नहीं करता तो वो सारी जिंदगी के लिए टीम से आउट हो जाएगा, फिर वो टीम में नहीं आएगा। देखिए इनको भी पूरा पॉलिश होने दें। जो दूसरे ममालिक में ये होता है कि अपने जो प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट, उसके अलावा इंग्लैंड में आप देखें काउंटी क्रिकेट, फिर ऑस्ट्रेलिया में जो है वो पूरी क्रिकेट खिलाई जाती है और उसके बाद जो है उसको टीम में लाया जाता है। अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ आपसे। और T20 में जो लड़का परफॉर्म करे सुपर लीग के अंदर या नेशनल T20 में वो टीम में आ जाता है। साकिब खान यहाँ परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर अब्दुल्ला फजल परफॉर्म करते हैं, क्यों नहीं आ सकते? जिस फॉर्मेट में बंदा परफॉर्म करता है ना, मैं कहता हूँ कि उसको उस फॉर्मेट में रखें। चला अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हुरैरा को आप लेकर आए, टेस्ट का बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन आपने उन्हें मौका टेस्ट में नहीं दिया। टेस्ट मैच का अच्छा प्लेयर है। आप कामरान गुलाम कहाँ गया बताएं? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। आपने 2 मैच खिलाए, 2 में उसने रन किए, 3 मैच में रन नहीं किए, वो साइड हो गया। उसको कोई जानता ही नहीं है भाई कामरान गुलाम भी कोई था या नहीं था। बाबर आजम को अभी देखे ना, जब बाबर आजम नहीं रन कर रहा था, वो रन कर रहा था, तो कहते हैं हमें दूसरा बाबर मिल गया। तो ये हमारे ये एकदम प्लेयर को जो है आसमान पे ले आते हैं, फिर उसी को नीचे ले आते हैं। अभी आप जो बात कर रहे हैं ना कि इसको दे दें, इसको कैंप में ले आए, ये बहुत जल्दी हो जाता है।
हम बहुत खिलाड़ियों को बहुत जल्दी पीएसएल से भी अगर हम लेते हैं ना किसी प्लेयर को तो बहुत जल्दी मौका तो बहुत देते हैं, नहीं मिसाल लेते। आपके सामने है पिछले ना। साल मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा जो T20 कैप हमने बांटी है, पाकिस्तान ने बांटी है, वनडे की कैप बांटी है, टेस्ट की कैप बांटी है, तो कप्तानी की भी कैप बांटी है। अब देना कप्तान, अभी आप बात कर रहे हैं शादाब की कि उसको ले आए, देखिए शादाब अगर आया तो कप्तान आएगा, ये मैं बता दूं आपको, ये मेरी राय भी है। लेकिन ये आज से मैं तकरीबन काफी अर्से कबल ये कह चुका हूं। इख्तलाफ इसलिए करता हूं कि उसको टीम में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। वर्ल्ड कप की टीम में नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। क्यों कि भाई एक बंदा इंजरी से जब वापस आता है तो उसको कम से कम 2-3 महीने चाहिए होते हैं अपने आप को बिल्कुल सेट करने के लिए, अपने आप को जो है प्रूफ करने के लिए। ये कौन सी बात हुई कि अगर माइक एहसन हेड कोच हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखते हैं तो वो उसको कप्तान भी बना दें, माइक एहसन इस्लामाबाद को देखते हैं तो अपना क्या नाम है सलमान अली आगा को भी कप्तान बना दें। सलमान अली आगा ने जो पाकिस्तान टीम ने जो मैचेस जीते ना वो छोटी टीमों से जीते हैं, ये बात मान लें आप। आपके उसमें ये तो आया कि आप सीरीज जीते, आपके उसमें वो आया है कि आपने 3 मुल्क की सीरीज जीती। फाइनल किस तरीके से जीते, मैं उसको जीत नहीं कहता कि 114 रन का टारगेट अगर आप 19वें ओवर में जाके पूरा कर लें तो ये कौन सी जीत है भाई? रिलैक्स होके खेल रहे थे ना सर। ये कौन सी रिलैक्स है भाई? ये तो आपने 10 ओवर में पूरा करना था। मॉडर्न डे क्रिकेट है, मॉडर्न डे क्रिकेट में ये होता है कि आपने मॉडर्न डे दिखाना है, आगे आपने वर्ल्ड कप में जाना है। तो ये चीजें होती हैं। हम जो है ना बड़ी टीमों से जब खेलेंगे, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, फिर लग पता चल जाएगा कि हम श्रीलंका में कहाँ पर हमने हैं। खेलना है अभी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेलना हम है। श्रीलंका से ही खेल रहे हैं, हम जिम्बाब्वे से ही खेल रहे हैं, हम बांग्लादेश से ही ऑस्ट्रेलिया खेल से रहे भी हैं। तो खेलेंगे ना। हैं? ऑस्ट्रेलिया से भी खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे, फिर आपको पता चलेगा, देखें ऑस्ट्रेलिया से कैसे खेलते हैं। तो चलें। यहाँ पर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और ये जो आप बार बार बात कर रहे हैं ना कि यंग प्लेयर को चांस देना चाहिए, अभी नहीं। मैं कहता हूँ कम से कम इनको 2 साल क्रिकेट खेलने दें। और ये भी अगर पीएसएल में भी ये परफॉर्म करते हैं तो एकदम टीम में ना लेके आए, उनको थोड़ा पॉलिश होने दें और उसके बाद उनको टीम में लेके आए। आपके पास इसके बाद मैं बताऊँ मिडिल ऑर्डर में कोई बल्लेबाज नहीं है, ये लिख लें, आपके पास मिडिल ऑर्डर में कोई बल्लेबाज नहीं है, और है तो उसको आप चांस ही नहीं देते। बिल्कुल बदी साहब, नॉरिश कितनी एग्री करती हो तुम बदी की बात से? देखिए मैं काफ़ी हद तक एग्री करती हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया को जो हराने वाले हमारी टीम थी, जो कैप्टन थे, हमने उन्हीं को हटा दिया वाइट बॉल की अगर मैं बात करूँ ओडीआई, हमने रिजवान के बाद शाहीन को कैप्टन बना दिया। जहाँ आपको लेकिन ये शाहीन ने तो अभी सीरीज आपको जिता दी ना। सर मैं फिर वही बात करूंगी, सीरीज आप जिता दें लेकिन मसले वहीं के वहीं खड़े हैं। जैसे अभी इन्होंने बात की 114 रन का टारगेट आप 19वें ओवर में लेके जा रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में, जहाँ पे मतलब 20 ओवर में आपके 300 प्लस बन रहे हैं। अभी इंग्लैंड साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई थी रिसेंटली, जब आई थिंक 305 का टारगेट दिया था और इंग्लैंड ने, जिस तरह में 2 आपके पास सेंचुरीज और T20 की बात थी, तो दुनिया यहाँ तक पहुँच गई है और हम अभी तक इसमें हम जीते हुए मैचेस को लेके जा रहे हैं लास्ट। तो ये हमें काफ़ी कुछ देखने की ज़रूरत है, रिवॉल्व करने की ज़रूरत है, एडेप्ट करने की ज़रूरत है। मैं फिर वही बात अपनी रीइटरेट करना चाहूंगी, पिंक बॉल क्रिकेट तक दुनिया पहुंच गई है, हम रेड बॉल में नहीं अभी तक। चले ये रेड बॉल तो पर ये हम अभी इतनी तैयारी नहीं कर सके। जुबैरी साहब आपकी तरफ आऊँ क्योंकि आखिरी चंद मिनट्स रह गए हैं, किस तरह मजीद बेहतरी हो सकती है इस मार्शल आर्ट्स गेम्स के अंदर? अभी मेरा तो प्रोग्राम ये है कि मैं आफ्टर नेक्स्ट ईयर जून के बाद से कुछ जो ग्रैंड मास्टर्स हैं उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो पाकिस्तान आएंगे और वो पाकिस्तान आके यहाँ पे सेमिनार्स की एक सीरीज़ क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैंने उस पर आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू किया है और जो मुख्तलिफ मास्टर्स हैं और इंस्ट्रक्टर्स हैं यहाँ पे, उनको कोशिश कर रहा हूँ कि वो नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करें और हम एक अच्छा उनको जब वेलकम करें यहाँ पाकिस्तान में तो वो करें, ताकि मैं सोच रहा हूँ कि जो इंस्ट्रक्टर्स हैं ना उनके ऊपर ज़रा काम फोकस ज़्यादा मेरा है, ताकि वो जितना अच्छा ट्रेंड होंगे ना उतना अच्छा वो आगे ट्रेनिंग आगे की तरफ प्लेयर्स भी निकाल सकेंगे निकाल ट्रेनिंग से, सकेंगे, और ट्रेनिंग यकीन अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे तो वो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए ताइक्वांडो में नजर आएंगे। वदीर जमा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नौरिश खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रिजवान मुस्तफ़ा ज़ुबैरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।